स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान बायोलॉजी के पहले अध्याय जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने पहले के वीडियो में भी पढ़ा था कि जो सजीव हैं उस सजीवों में जो कुछ क्रियाएं इस तरह की होती है जो उसके जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। और इन्हीं क्रियाओं को आपने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो हम लोगों ने यह भी जाना था कि जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं: पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, वहन या परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन या निकास भी कहते हैं इसको, एक्सक्रीशन। ये 4 जो जैव प्रक्रम होते हैं, इनमें से पहले जैव प्रक्रम को अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पोषण। और आपने देखा था कि पोषण सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो भोजन ग्रहण किया जाता है, इसी प्रक्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। आपने यह भी देखा था कि पोषण मुख्य रूप से 2 विधियों से संपन्न होती है, या कह सकते हैं कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक था स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा था परपोषी या विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने पहले प्रकार के पोषण को पढ़ना शुरू किया था, स्वपोषी पोषण को। और उस स्वपोषी पोषण में आपने देखा था कि कुछ जीव ऐसे हैं प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में, जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। मतलब ऐसे जीव अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, वैसे जीवों को ही स्वपोषी कहा गया था, या इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहे थे। तो आज हम लोग उसी स्वपोषण की चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा था कि जितने भी हरे पौधे हैं हमारे पर्यावरण में, जितने भी हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वे और कुछ एकदम बहुत कम मात्रा में कहा जाए तो सूक्ष्म जीव हैं जो स्वपोषी होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्वपोषी जीव हैं वो एकदम सीमित है, भले उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हरे पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इसको अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो आखिर यहाँ एक प्रश्न आता है कि आखिर ये जीव अपना पोषण कैसे तैयार करता है, अपना भोजन कैसे तैयार करता है। तो पिछले वीडियो में आपसे विस्तार से हमने चर्चा किया था कि एक विशेष क्रिया है जो केवल स्वपोषी जीवों में होती है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि जिस क्रिया पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, वह क्रिया केवल हरे पौधे में, ग्रीन प्लांट्स में, या कह सकते हैं कि स्वपोषी जीवों में होती है। और उस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण पर विस्तार से हम लोग चर्चा किए। जिनका वो क्लास छूट गया होगा, काइंडली आप इससे पहले वाला जो पार्ट है बायोलॉजी का, हमारा जैव प्रक्रम का, उसको अवश्य देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। और वहाँ आपने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है, ग्रीन प्लांट्स में होने वाली एक क्रिया है, क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। और उस क्लोरोफिल की सहायता से और साथ में सूर्य प्रकाश की सहायता से हरे पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है CO2, और मिट्टी या भूमि से जल ले लेती है, पानी ले लेता है। और इन चारों चीज़ों के द्वारा एक क्रिया संपन्न होती है हरे पौधे में, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट या मंड, स्टार्च का निर्माण होता है, जो हरे पौधे का भोजन होता है। तो इस प्रकार से ये जो भोजन का निर्माण होता है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल उसके हरे भागों में है, पौधा का हरा भाग है तो उसमें क्लोरोफिल पहले से है, सूर्य से प्रकाश ले लिया, मिट्टी या भूमि से जल ले लिया, और वायुमंडल में जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया पौधा। और फिर इन सारे चीज़ों की सहायता से, या कह सकते हैं ये जो कच्ची सामग्री है या रॉ मटेरियल्स है, इनके मदद से पौधा भोजन तैयार करता है। और भोजन के रूप में क्या तैयार हुआ था, आपको याद होगा, C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च तैयार हुआ था। इस भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चूँकि यह भोजन प्रकाश की सहायता से तैयार होती है, इसलिए इसका स्पेशल नामकरण किया गया
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश तो आप समझ रहे हैं ऊर्जा का एक रूप है, और सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य जो है इस पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे विशाल, सबसे प्रत्यक्ष स्रोत है। इसलिए सूर्य प्रकाश का होना अति आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना। तो सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, या स्टार्च या मंड का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण नाम दिया गया था। उसके लिए हम लोगों ने अभिक्रिया भी देखी थी, एक रिएक्शन भी लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रिएक्शन का आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसको बैलेंस भी करके रखेंगे हमेशा। तो आइए, आज का जो टॉपिक हमारा है उसी प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ है, और मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्रियां चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसमें क्लोरोफिल भी एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, 10th का जो बोर्ड एग्जाम्स होता है उसमें पूछा गया है कि प्रयोग के द्वारा आप दिखाइए, प्रयोग के द्वारा यह साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, या इस क्लोरोफिल का एक हिंदी में पुराना नाम है पर्णहरित। पर्ण मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा। ये पत्ते जो हरे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां हरी होती है, उसको हरा करने के लिए जो उत्तरदायी है, जो केमिकल, जो पिगमेंट, वही है क्लोरोफिल। इसलिए उस क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या क्लोरोफिल अनिवार्य है, इसको आप कैसे प्रयोग के द्वारा दिखाएंगे। तो आज इसी प्रयोग की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और यह वीडियो काफ़ी रोचक होगा क्योंकि यह प्रयोग से जुड़ा हुआ वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आज का हम लोग हेडिंग लिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की अनिवार्यता दर्शाना, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है, इसको दर्शाना है हम लोगों को प्रयोग के द्वारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की अनिवार्यता दर्शाने के लिए एक सबलित चितकबरा पत्ती वाला गमला में लगा हुआ पौधा जैसे क्रोटन लेकर 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, यहाँ एक शब्द आया है सबलित, चितकबरा। इस सबलित को आप बहुरंगी भी कह सकते हैं, बहुरंगा, मल्टी कलर का। जैसे आपके घर में दरवाजे पर अगर क्रोटन का पौधा होगा, आप याद कीजिए उसमें वो डॉट डॉट कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं ब्राउन कलर का रहता है, कहीं हरा भी रहता है। जबकि आपके दरवाजे पर अगर आम का पौधा होगा तो आम की पत्तियां सभी जगह हरी होती है, लेकिन क्रोटन फूल को याद कीजिए, वो सजावटी पौधा है, उसको हम लोग लगाते हैं दरवाजे पर, आंगन में या गमला में, जहाँ भी लगाते हों। तो उस क्रोटन की जो पत्तियां रहती है वो चितकबरी रहती है, उसी को सबलित लिखा गया है। मल्टी कलर कह सकते हैं, कई कलर होते हैं उसमें, छोटे छोटे डॉट होते हैं धब्बा की तरह, और वो क्रोटन आपने देखा भी होगा। तो उस क्रोटन पत्ती वाला जो एक पौधा है वो गमला में लगा हुआ रहना चाहिए। उस तरह का एक पौधा लेकर के और उसको 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि 3 दिन तक हम अंधेरे कमरे में रख देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक पौधा को जीवित रहने के लिए, प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होगी, तो भोजन से होगी। तो पौधा भी अपना भोजन तैयार करता है, और भोजन तैयार करने के क्रम में जितना भोजन वो तैयार करता है उसमें से कुछ भोजन का तो उपयोग कर लेता है, कुछ भोजन उसके संपूर्ण पौधे में संचित रहता है, स्टोर रहता है, जमा रहता है। और जब आप 3 दिनों के लिए पौधे को अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे तो क्या होगा, जितना भी स्टोर भोजन है, जमा किया हुआ भोजन है, वो सभी भोजन धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। और जब वो भोजन खर्च हो जाएगा तो पत्तियां क्या होगी, मंड विहीन हो जाएगी, स्टार्च लेस हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की अनिवार्यता दर्शाने के लिए एक सबलित चितकबरा पत्ती वाला गमला में लगा हुआ पौधा जैसे क्रोटन लेकर 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, जिसके कारण पौधा मंड विहीन, स्टार्च लेस हो जाता है। कहने का मतलब, अगर 3 दिन तक हम अंधेरे कमरे में रखेंगे तो अंधेरे कमरे में सूर्य प्रकाश तो मिलेगा नहीं पौधे को, और जब सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो जितना मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टोर है, संचित है, वो सभी
क्या होगा, खर्च हो जाएगा। तो जब खर्च हो जाएगा तो पत्तियां क्या होगी, मंडविहीन हो जाएगी, स्टार्चलेस हो जाएगी। अब क्या करना है, इस पौधे को लगभग 6 घंटे तक सूर्य प्रकाश में रखकर इसकी एक पत्ती तोड़कर मंड परीक्षण किया जाता है। अब क्या करेंगे, इस पौधे को हम लोग सूर्य प्रकाश में रख देंगे, मतलब गमला को निकाल करके घर से बाहर दरवाजे पर, आंगन में, छत पर कहीं रख दिए और 5-6 घंटे तक इसको सूर्य प्रकाश में छोड़ देते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश में देंगे, चूँकि पौधा 3 दिन से अंधेरे में था, रखा हुआ, मंडविहीन था, जैसे आप इसको सूर्य प्रकाश में देंगे तो क्या होगा, जो पौधा होगा वह तुरंत भोजन बनाना शुरू कर देगा, भोजन बनाना शुरू कर देगा। आप देखिए क्या होता है कि मंडविहीन हो जाता। इस पौधे को लगभग 6 घंटे तक सूर्य प्रकाश में रखकर इसकी एक पत्ती तोड़कर मंड परीक्षण किया जाता है। अब मंड परीक्षण, अब क्या होगा कि 6 घंटे तक जब पौधा रह गया, कहाँ, धूप में रह गया, सूर्य प्रकाश में रह गया, उसके बाद उस पौधा का हम लोग एक पत्ता तोड़ लेंगे। अब एक पत्ता तोड़ने के बाद किस तरह की क्रिया होगी, इसको आप समझ सकते हैं कि जब एक पत्ता उस पौधा में से तोड़ेंगे तो हो सकता है जो पत्ता होगा उसमें कहीं कहीं हरा भाग होगा, कहीं पीला भाग होगा, कहीं हो सकता है पिंक कलर का भी, गुलाबी भाग भी हो सकता है, कहीं मैरून कलर का भी भाग हो सकता है। जिस तरह का पत्ता होगा उसमें अलग अलग रंग हो सकते हैं। चूँकि कंडीशन है, हमने पहले आपको कहा कि सबलित पत्ती वाला पौधा जैसे क्रोटन ही लेना है, उसमें आम, नींबू, कटहल लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्तियां हरी रहती है सब जगह। हमको हरे भाग को चिन्हित करना है। तो अब जिस पत्ती को आपने तोड़ा है, धूप में जो 6 घंटे के लिए छोड़ा था, तो उस पत्ती को क्या करना है, तोड़ करके और उसमें जहाँ जहाँ हरा भाग है उस हरे भाग को पेन से चिन्हित कर देना है, या मार्कर से, जो परमानेंट मार्कर होता है उससे चिन्हित कर देना है, ताकि बाद में, या 4-5 धब्बा को भी आप चिन्हित कर सकते हैं, जितना भी हरा भाग है उसको चिन्हित कर दीजिए, ताकि बाद में पता चले कि इस पत्ती के किस किस भाग में हरापन था। अब देखिए, जहाँ हरा भाग है इसका मतलब है कि वहाँ क्लोरोफिल है, वहाँ पर्णहरित है पहले से। अब इस पत्ती को तोड़ लेते हैं और तोड़ करके इसका मंड परीक्षण करते हैं। मंड परीक्षण, स्टार्च टेस्ट कैसे किया जाता है इस पर अभी चर्चा होगी। मंड परीक्षण का यह मतलब हुआ कि उस पत्ती में मंड का, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का, मंड कहिए, स्टार्च कहिए, कार्बोहाइड्रेट कहिए, ग्लूकोज कहिए, केमिस्ट्री में सब C6H12O6 ही है। इसलिए हो सकता है बोलने के क्रम में मैं कभी हिंदी में मंड बोल दूं, कभी आपको स्टार्च बोल दूं, कभी कार्बोहाइड्रेट बोल दूं, तो आप कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे, सब एक ही चीज़ है यहाँ पर। ऐसे ही समझिए, ऊपर के कक्षाओं में जो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा आपको पता चलेगा। तो जो मंड परीक्षण करना है वो कैसे करना है उसकी चर्चा यहाँ की गई है कि इसके लिए पत्ती के हरे भागों को चिन्हित करके उबलते पानी में डालकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता। अब सोचिए, प्रयोगशाला में जो बीकर होता है, पानी गर्म करने का साधन, उस बीकर में हम लोग पानी को गर्म करेंगे, पत्ती को चिन्हित कर लिए जो हरा भाग है, और उस उबलते हुए पानी में पत्ती को डाल करके 5 मिनट 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब पत्तियाँ पूरी तरह से उबल जाती है, बॉयल होने लगती है, तब उस पत्ती को क्या करेंगे, फिर चिमटा से हम लोग निकाल लेंगे। हाथ दे करके नहीं निकालेंगे, नहीं तो हाथ पक भी सकता है, हम लोग जल भी सकते हैं। तो उस पत्ती को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यही लिखा गया, इसके लिए पत्ती के हरे भागों को चिन्हित करके उबलते पानी में डालकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। अब पानी में जब कुछ समय तक छोड़ दिए, पत्ती उबलने लगी, इसके बाद एल्कोहल में पत्ती को डालकर उबाला जाता है। आपको पता है कि एल्कोहल एक प्रकार का केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, C2H5OH एल्कोहल का सूत्र होता है। एल्कोहल एक तरह का केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। अब पानी में से पत्ती को निकाल लेंगे। जो पानी में, उबलते हुए पानी में पत्ती था, 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट तक जब पत्ती उबल जाएगी तो उसके बाद उस पत्ती को पानी में से निकाल करके एल्कोहल में डाल देंगे और फिर एल्कोहल को भी गर्म करेंगे। तो एल्कोहल को जब गर्म करेंगे तो यहाँ एक बहुत सावधानी की बात है। क्या करना है, पहले पानी को गर्म करना है। पानी जो गर्म होगा तो उस खौलते हुए पानी में एल्कोहल वाले बर्तन को रखना है। आपको ध्यान दीजिएगा इस बात को। पानी खौल रहा है, जैसे प्रेशर कुकर में बहुत लोग दाल दे देते हैं उसके बॉडी में, और उसमें एक डेगची या कोई सेपरेटर किसी बर्तन में चावल और पानी दे देते हैं, तो प्रेशर कुकर में दाल और चावल एक साथ पक जाता है। पहले तो दाल वाला जो पानी होगा वो गर्म होता होगा जो उसके बॉडी में है, और फिर
उसके बाद उस पानी के गर्म होने के बाद उसके वाष्प से ही, उसके गर्मी से ही क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो जो दूसरा बर्तन है जिसमें चावल पानी दिया गया है वह गर्म होने लगता है और जिसके कारण चावल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इस बात को एकदम ध्यान से समझना है कि करना क्या है आपको, कि पहले एल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, किसी जल उष्मक में, वो वाटर हीट करने वाला बर्तन होता है, पानी को पहले गर्म कीजिए और पानी जो गर्म हो रहा है तब उसमें एल्कोहल को डालिए और उबलते हुए एल्कोहल में फिर उस पत्ती को डालिए और कुछ देर तक उस एल्कोहल में इनडायरेक्ट रूप से एक तरह से कह सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि उस पत्ती को एल्कोहल में डालकर उबालना है। जब पत्ती उबलने लगे एल्कोहल उबलने लगे, उसमें पत्ती भी उबलने लगे, तब फिर उस पत्ती को हम लोगों को एल्कोहल में से भी निकाल लेना है और एल्कोहल में से निकालने के बाद उस पत्ती को फिर क्या करना है आपको, तब उसको यहाँ लिखा गया है, देखिए, बाद में पत्ती को एल्कोहल में से निकालकर आयोडीन के तनु विलयन में डाल दिया जाता है। अब यह आयोडीन क्या है? आयोडीन भी एक तरह का केमिकल है, उसका घोल होता है आयोडीन का, और उस आयोडीन के घोल में क्या करना है हम लोगों को, आयोडीन के घोल में दे करके पत्ती को क्या करना है, कुछ देर तक छोड़ देना है। आयोडीन के घोल में देकर जब पत्ती को छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर आयोडीन के घोल में पत्ती भी अभिक्रिया करेगी और उसके बाद फिर हम लोग उस पत्ती को आयोडीन के घोल में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, आयोडीन के घोल में से पत्ती को निकाल करके तब जल से धोते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि आयोडीन के घोल में डाल दिया जाता है। याद रखना है तनु आयोडीन होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। मतलब तनु विलयन का मतलब यहाँ है कि जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक हो और आयोडीन की मात्रा कम हो उसी को तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इसके बाद एल्कोहल में पत्ती को डालकर उबाला जाता है, बाद में पत्ती को एल्कोहल में से निकालकर आयोडीन के तनु विलयन में डाल दिया जाता है और पत्ती को आयोडीन विलयन में से निकालकर जल से धोकर अवलोकन किया जाता है। मतलब अब हमारा स्टार्च टेस्ट फिनिश्ड हो गया। करना क्या है कि आयोडीन के विलयन में डालना है और फिर वहाँ से पत्ती को निकाल करके जल से धो लेना है और फिर उसका अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और आपको यह देखना है कि आपने क्या अंतर देखा। अब देखिए, जो ऑब्जर्व आप करेंगे, अगर प्रयोगशाला में आपको कहीं प्रयोग करने का मौका मिलेगा कभी, तो आप ऑब्जर्व क्या करते हैं सो देखिए। लिखा गया है, हम पाते हैं कि पत्ती का जो हरा भाग चिन्हित किया गया था वह नीला हो गया, जबकि शेष भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि पत्ती के हरे भाग में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जबकि शेष भागों में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अब देखिए, इस प्रयोग में जो आप अवलोकित करेंगे, जो आप देखेंगे, वह क्या होगा कि जिस जिस भाग को आपने चिन्हित किया था हरे भाग को, वह हरा भाग अपना रंग बदल करके नीला हो गया है, जबकि बाकी जो अन्य रंग वाला भाग था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जो स्टार्च होता है, मंड होता है या ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यह स्टार्च जैसे आयोडीन के संपर्क में जाता है तो आयोडीन के संपर्क में जाने पर यह स्टार्च रंग बदल करके नीले रंग का हो जाता है। तो चूंकि जिस जिस भाग को हम लोग चिन्हित किए थे हरे भाग को, केवल उसका रंग बदल करके नीला रंग का हुआ है। इसका मतलब उस हरे भाग में ही केवल स्टार्च का निर्माण हुआ है, मंड का निर्माण हुआ है, जबकि अन्य भागों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ पर मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। अब इसका कारण क्या है कि जो हरा भाग था, हमने पहले चर्चा किया, हम सभी जानते भी हैं कि जो पौधे के हरे भाग होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। इससे यह क्लियर हो रहा है कि जहाँ जहाँ भी पत्ती का हरा भाग था वहाँ पहले से क्लोरोफिल था और पूरी पत्ती को अगर आपने सूर्य प्रकाश में रखा तो प्रकाश तो संपूर्ण पत्ती को मिला, जल भी संपूर्ण पत्ती में गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी संपूर्ण पत्ती को प्राप्त हुआ, लेकिन जो अन्य रंग का भाग था जैसे लाल था या फिर पीला था, वैसे भागों में क्लोरोफिल नहीं थी। तो क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण उन भागों में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई।
जिसके कारण वहाँ मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। और मंड का निर्माण नहीं हुआ इसलिए उस भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि जो भी चिन्हित भाग था, चूंकि हम लोगों ने हरे भागों को चिन्हित किया था, तो इसलिए उस चिन्हित भाग में क्लोरोफिल भी मिल गया, जल तो मिला ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिली और सूर्य प्रकाश भी मिला। इसलिए उस हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई, जिसके कारण वहाँ मंड या स्टार्च का निर्माण हो गया। और मंड का निर्माण हुआ इसलिए वह भाग आयोडीन के विलयन में डालने पर रंग बदल लिया। तो इस प्रयोग से यह फाइनल होता है, यह क्लियर होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है। वही चीज़ नीचे लिखा गया है। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है या आवश्यक है, कह सकते हैं इस चीज़ को। तो अब तो यह प्रयोग आपके कंसेप्ट को भी क्लियर कर दिया होगा कि अगर प्रकाश संश्लेषण होना है तो उस सजीव में, उस जीव में क्लोरोफिल चाहिए। सोचिए हम लोगों में अगर क्लोरोफिल होता, आप कल्पना कीजिए तो कितना अच्छा होता। सबसे पहले तो इस धरती पर से गोरे काले का भेद खत्म हो जाता। अगर क्लोरोफिल हमारे बॉडी में होता तो हम सभी हरे दिखते। सबसे पहला तो ये काम होता, क्योंकि क्लोरोफिल हरा रंग का पिगमेंट है, जिस चीज़ में भी जाएगा तो वो हरापन उसमें लाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर क्लोरोफिल हम लोगों में होता तो फिर आज इतने भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होती, सभी लोग स्वपोषी हो जाते और हम लोग आराम से पानी पी करके सब क्रियाक्रम से निवृत्त होकर के धूप में थोड़ा देर बैठ जाते, सूर्य प्रकाश हमारा शरीर लेता, नाक है ही वायु लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता वायुमंडल से और हम सभी भी अपना भोजन खुद तैयार कर लेते। लेकिन फिर तो ये सिस्टम का जो ये खेल है ये सब समाप्त हो जाता। इसलिए जितने भी हरे पौधे हैं या कुछ सूक्ष्म जीव हैं, मतलब कह सकते हैं जो स्वपोषी जीव है, केवल वैसे जीवों में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के मदद से वो ऐसे जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है और इसलिए ऐसे जीवों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स माना गया है। तो याद रखिएगा, जितने भी स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक पदार्थ है जो हरे भागों में पाया जाता है। इस प्रकार से आज का जो प्रयोग था हम लोगों का, यह क्लियर कर रहा है कि सभी जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता है। जिस जीव में क्लोरोफिल होगा केवल उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक कच्ची सामग्री है। क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो ये हमारा आज का क्लास था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अगर ध्यान से, थोड़ा सा लंबा है, आप कहेंगे सर इतना बड़ा चीज़ को हम कैसे याद करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, ये रटने का चीज़ नहीं है कि आप कविता या संस्कृत के श्लोक की तरह इसको घर में बैठ के रटिए। आप एक एक लाइन बातों को सुनिए, उसको नोट कीजिए, समझिए स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप इन बातों को याद कर रख सकते हैं, समझ करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबों को आज का क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए कि YouTube पर फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो तो हमारा पहले से ही अपलोड है और आगे भी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो और सब चैप्टर होगा उसका भी वीडियो धीरे धीरे बनाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। अब बायो का चैप्टर भी शुरू हो चुका है, तो जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके बीच शेयर कीजिए, अब चैनल के बारे में बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से लाभान्वित हो सके। और कुछ लोग जो लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं कि सर पता ही नहीं आजकल वीडियो लोड होता है कि नहीं लोड होता है। तो ऐसे लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे हमारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और समय पर जब आपको वीडियो मिलेगा तो आप आसानी से समय का ध्यान रखते हुए तैयारी कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी घर में रह करके अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और सभी बातें होगी इस प्रकाश संश्लेषण पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।